गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार फटाफट रिकॉल भी कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या किया था। तो मैंने मेरा बेटा तुम लोगों को ये कहा था क्या कि आपको 3 में पढ़नी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्फीयर प्लैनर। सो आई हैव कवर्ड ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, है ना। तो हमने ये देखा था बेटा, जब तक मेटल अकेला है तब तक उस पे कोई लिगेंड का मतलब अगर कोई लिगेंड नहीं है तब तक उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके जो मेटल की 5 जो डी ऑर्बिटल है उनकी जो एनर्जी है दैट विल बी डीजनरेट, मतलब इक्वल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स होंगी, इक्वल होंगे। डीजनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ही होता है वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन मेरा बेटा जब लिगेंड्स उसको अप्रोच करेंगे, क्योंकि जो मेटल की डी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 3 ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं और 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं। अब क्योंकि जो लिगेंड भैया जी है वो एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, तो जो एक्सिस के ऊपर वाली लोब्स हैं वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और जो इन बिटवीन द एक्सिस है वो एनर्जी रिपल्शन फेस कम करेंगे, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, नीचे जाएगी। तो हमारी क्या था, T2G वालों की 3 ऑर्बिटल जो है जिनको हमने ट्रिपली डीजनरेट बोला था उनकी एनर्जी कम होगी, और जितनी उनकी एनर्जी कम हुई है उतनी ही Eg वालों की क्या हो जाएगी, बराबर। सो दैट जो डिफरेंस होगा बिटवीन दीज टू दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा O, ठीक है। और जो ये डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम डेल O से रिप्रेजेंट करते हैं। बैरी सेंटर से T2G का डिफरेंस -0.4 डेल O था, और Eg से बैरी सेंटर का कितना था मेरा बेटा, +0.6 डेल O था, ठीक है। और हमने क्या देखा, गुड इवनिंग एवरीवन, फिर हमने ये देखा मेरा बेटा कि CFSC कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोगों ने चेक किया था कि जैसे जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे T2G में तो आपका एनर्जी ओवरऑल डिक्रीज आपको दिखाई दे रहा था, मतलब नेगेटिव में जितनी वैल्यू ज्यादा आ रही थी वो ये दिखा रहा था कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है। पेयरिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आती है। पेयरिंग एनर्जी क्या थी कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के लिए, दैट इज योर पेयरिंग एनर्जी, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम थी डेल्टा O से, मतलब स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही थी, तो पेयरिंग कराने में इतना खर्चा लग नहीं रहा था, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही थी। बट वहां पे क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम हो रही थी, तो वहां पे पेयरिंग करवाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, तभी वो एक्साइट होके हायर स्टेट में जा रहा था। तो आई थिंक यही हमने डिस्कस किया था, CFSC निकालना। D10 और D5 वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमारी जो CFSC आ रही थी वो कितनी थी, दैट वाज 0। ठीक है। सो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में देखेंगे स्प्लिटिंग कैसी होती है। उसके अलावा हम लोग स्फीयर प्लानर में हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी को। और जोन टेलर डिस्टोर्शन एक छोटू का सा, मतलब मैं बोलूंगी छोटू सा टॉपिक है, कभी कभी सवाल आ जाते हैं वहां से, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, मुझे कंफर्म कीजिए एक बार, हो गए थे ना ये, कंफर्म करेंगे एक बार मेरे को, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी वैसे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे, आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, तो इसको मैं अब दोबारा फिर नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं स्टार्ट करती हूँ बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोई भी बच्चा भी नोट डाउन नहीं करेगा, सारे बच्चे मेरे को ध्यान से सुनेंगे जैसे तुमने मेरे को ऑक्टाहेड्रल के केस में सुना था, ठीक है। देखो मेरा बेटा, ये मेरे पास क्या है, मेटल है, और ये मेरे पास लिगेंड है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है ना टेट्राहेड्रल के केस में। तो अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो लिगेंड और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 109 डिग्री, मतलब एंगल कितना है, 9 डिग्री का, 109 डिग्री है ना, समथिंग सबके बीच में, ठीक है। अब मैं ध्यान से देखो, जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, मैंने उसको क्यूब में दिखा रखा है, क्या सभी बच्चे देख पा रहे हैं। ये मेटल है और ये 4 लिगेंड को इस तरीके से रीअरेंज करा हुआ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मन करे तो बना लेना, बट अभी सुनो, ठीक है।
अब मेरा बेटा मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये मैंने वाई एक्सिस कंसिडर कर ली और ये मैंने जेड एक्सिस कंसिडर कर ली। तो अब आपको क्या दिख रहा है, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कोई मेटल की डी ऑर्बिटल ड्रॉ करती हूँ, लेट्स से मैं ये वाली ड्रॉ कर लेती हूँ, मतलब जो अलोंग द एक्सिस होती है। अब आप ध्यान से देखिए मेरा बेटा, जो मेटल की डी ऑर्बिटल है वो, और जो लीगेंड है, क्या लीगेंड अब अलोंग द एक्सिस आ रहा है? कैन यू ऑब्जर्व दैट? नहीं मैम, लीगेंड अब अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हमारे तीनों एक्सिस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और हमारे जो लीगेंड के बीच में वो एंगल है वो 109 डिग्री का बेसिकली एंगल होता है। तो मैम लीगेंड जो है अलोंग द एक्सिस तो नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा बेटा, अगर ये आपका लीगेंड है और ये आपकी मेटल डी ऑर्बिटल, तो ये कुछ एंगल बना रहा है, देख पा रहे हो आप? यस मैम। 90 डिग्री पे तो नहीं आ रहा है। और ये कितना एंगल होता है, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये लगभग होता है आप लोगों का 54 समथिंग होता है, ठीक है? अच्छा, यस मैम। अगर मान लो यही मैं तुम्हें ये समझाऊं, अगर मान लो मैं कोई ऐसी ऑर्बिटल ड्रॉ कर लूं जो इन बिटवीन द एक्सिस होती है, देखना एक बार ध्यान से, लेट्स से ऐसे मैंने एक बना के दिखा दिया, लो, ठीक है? तो ये भी अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहा, देखो ना, क्या कहते हो? इनके बीच में भी क्या है, देखो, ये एक से डिस्टेंस होगा कुछ, देखो। तो ये कितना होता है, लगभग लगभग जो आपके T2G वाले होते हैं उनमें होता है 34 डिग्री के आसपास डिस्टेंस होता है। तो यानी कि मोटा मोटी बात मुझे ये बताओ, क्या पांचों में से पांचों कोई डी ऑर्बिटल रिपल्शन फेस कर रहे हैं ज्यादा? क्या लीगेंड किसी भी मेटल की डी ऑर्बिटल को कोइंसाइड कर रहा है अच्छे तरीके से? नहीं कर रहा है मैम, डायरेक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है। मतलब टेट्राहेड्रल में कोई भी मेटल के डी ऑर्बिटल पे लिगेंड आके एकदम डायरेक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में करता था। अब आप लोगों का बेटा एक तो T2G है और EG है। पहली चीज बेटा, टेट्राहेड्रल में आप जी वर्ड यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि जो जी वर्ड यूज होता था वो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए होता था, टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस मैम। देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री इन यहाँ पे टेट्राहेड्रल में, तो इसलिए हम जी वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो T2 वाले कौन से हैं मैम? DXY DYZ DZX, और ये वाले कौन से हैं? DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। अब जो T2 वाले हैं मेटल के भी बेसिकली डी ऑर्बिटल है जो इन बिटवीन द एक्सिस है, वो एंगल कितना बना रहे हैं लिगेंड से? लगभग लगभग 34 डिग्री का, और ये 54 के आसपास। तो यानी कि अगर मैं बोलूं, अगर तुम्हें बताना हो कि कंपैरेटिवली रिपल्शन ज्यादा कौन फेस करेंगे, तो वो T2 वाले होंगे। बोलो। यस मैम। और ये लेस रिपल्शन फेस करेंगे, क्या कहते हो? बोलिए। क्योंकि लीगेंड और जो मेटल के डी ऑर्बिटल की एक्सिस है, कौन से वाले? जो इन बिटवीन द एक्सिस है, उनके बीच में थोड़ा एंगल कम है, मतलब वो थोड़ा पास में है एज कंपेयर टू ई वाले। तो यानी कि जो T2 वाले हैं वो क्या करेंगे मेरा बेटा? ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो इस टाइम क्या होगा? T2 की एनर्जी बढ़ जाएगी और ई की क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, जितना मैंने बोला आपको फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लिखो नो डी ऑर्बिटल, लिखो नो डी ऑर्बिटल directly coincide with ligand, लिखो सारे बच्चे। कोई भी मेटल की डी ऑर्बिटल डायरेक्टली कोइंसाइड नहीं कर रही है लिगेंड के, बट नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से हैं नॉन एक्सियल मैम? DXY DYZ DZX feel more repulsion as compared to axial
डी ऑर्बिटल कौन से है मेरा बेटा? वो विशाल, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, स्नेहा, निशिता, अरमान, वैभव, आदित्य, Yes, ma'am. जतिन, Yes, ma'am. हिमानी, राजवीर, वंशिका, छवि, विशाल, वंश। ठीक है, आज मेरे को सारे नाम के दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई? अनुज भी 2 हैं, आदित्य 3 है, नंदनी ठीक है। चलिए, Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी सेम केस है। अब तुम ये बना सकते हो, ये आपका ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये आपका वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे लिगेंड स्फेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, मतलब सिमेट्रिकली अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जब पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन फेस करेंगे। तो ये T2 वाली है जिनकी एनर्जी ज्यादा है और E वाले जिनकी एनर्जी कम है। Come. अब ये बैरी सेंटर याद करो, ऑक्टाहेड्रल में बैरी सेंटर से T2G का क्या था, कितना था डिफरेंस? -0.4 डेलो था। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ी है तो यहाँ पे प्लस दिखाएंगे, तो +0.4 डेल्टी, इतना डिस्टेंस है। और इनका कितना है बैरी सेंटर से ई का? -0.6 डेल्टी। डेल्टी क्या है मेरा बेटा यहाँ पे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मेरा बेटा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ नहीं करना, बिल्कुल वैसे ही मैं बता रही हूँ। जो CFSC निकालना आता है वो आपके ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे कभी कभी आ जाता है, क्योंकि एक तो ये इतना मतलब लाइक ऑक्टाहेड्रल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखा गया है एग्जाम एनालिसिस करके। बट इसका भी आएगा तो वो भी तुम फिल कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे? सेम वैसे ही। यहाँ पे कैसे निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी? -0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E +0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 इंटू डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे हमेशा पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए भाई तुम्हें ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा, तो पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। नोट करके लिखो मेरा बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस always form high spin complex. ऐसा क्यों बोला? थोड़ा सोचोगे? तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें VBT में पढ़ा रही थी, अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। याद करो। Yes, ma'am. है ना? तो इसीलिए मैंने Yes, यहाँ पे ma'am. बोला। तो जितने भी मैं आप लोग यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग देखेंगे वो वीक फील्ड लिगेंड ही देंगे। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी स्प्लिटिंग कम होगी और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए खर्चा ज्यादा देना पड़ेगा, इसीलिए सोचने की भी जरूरत नहीं है। टेट्राहेड्रल वाले केस में तुम लोग पेयरिंग नहीं करवाओगे, और अगर पेयरिंग नहीं कराओगे तो पेयरिंग एनर्जी भी वहां पे काउंट नहीं होगी। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब हमने 2 तरह की स्प्लिटिंग पढ़ ली मेरे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल में पढ़ ली, टेट्राहेड्रल में। क्या हम लोगों से, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मेरा बेटा कोई डिफरेंस समझ में आया है दोनों की स्प्लिटिंग में? तो तुम कहोगे हाँ मैम आया है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये होगा कि ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग हो रही थी वो 6 लिगेंड की वजह से हो रही थी, है ना। 6 लिगेंड जो है वो मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहे थे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है।
यहाँ पे भी मेटल के तो डी ऑर्बिटल 5 ही हैं, लेकिन सिर्फ 4 लिगेंड ही कर पा रहे हैं। तो तुम मुझे ये बताओ कि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, तो कहाँ पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? ऑक्टाहेड्रल में होगी, यस और नो? यस मैम। और टेट्राहेड्रल में क्योंकि बेटा बेचारे 4 ही लिगेंड है, उनकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है, तो इसलिए तुम्हें एनर्जी डिफरेंस कम दिखता है, कम दिखता कम है। होगी। कम होगी। अगर मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि कितनी कम होगी ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, तो तुम लोग बता सकते हो जो स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल में वो कितनी होगी? 4/9 टाइम्स ऑफ होगी। कितनी? 4/9 टाइम्स होगी डेल्टा। डेल लो की। बड़ा काम आएगा भाई, बड़ा ही काम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे हमेशा Yes, हाई ma'am. स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। T2 और E हम यूज करेंगे, जीरेड हम यूज नहीं करेंगे। जबकि ऑक्टाहेड्रल में डिपेंड, मतलब ऑक्टाहेड्रल में मैटर करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग करवाओगे, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराओगे। क्लियर है सब? यस यस मैम। मैम। चलिए आइए मेरा बेटा, ये उतारना है तो उतार लो, वरना सिंपल अपनी भाषा में लिख लो कि ऑक्टाहेड्रल में बेसिकली ये लिखो, और लिखो कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग होती है, टेट्राहेड्रल में 4 की वजह से स्प्लिटिंग होती है, और ये रिलेशन लिख लो, खत्म कहानी, ये पूरा तुम्हें सजाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए। यस मैम। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं बेटा सीएफएससी निकालते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी ध्यान से देखो, मैंने एक जगह पे लिखी हुई है ये, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ एक दो का निकाल के। अगर मान लो मुझे D2 का निकालना है, तो D2 में नीचे वाले में E होगा, मतलब बेसिकली टेट्राहेड्रल में, और ऊपर क्या होगा मेरा बेटा? T2 होगा। तो जब तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे? पेयरिंग तो वैसे ही नहीं करवानी। यस मैम। तो यहाँ पे CFSC कैसे निकालोगे? कितना था ये E से, कितना था इनका डिफरेंस? -0.6 माइनस इंटू, तो ये कितना आ जाएगा? -1.2 डेल्टी। यस अगर मैम। मान लो एग्जामिनर पूछता है कि डेल ओ के रिस्पेक्ट, मतलब डेल ओ की टर्म्स में लिखो, तो -1.2 इंटू 4/9 इंटू डेल ओ, ये आ जाएगा। यस मैम। कितना आ जाएगा? -4.8/9। यस मैम। तो ये लगा लो कितना आएगा, 0.54 के आसपास आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यस मैम। ऐसे तुम किसी का भी निकाल सकते हो। D3 में क्या होगा? D3 में क्या होगा? 1 2 3 ऊपर जाएगा एक इलेक्ट्रॉन T2 में, क्योंकि ये पेयरिंग तो करवाना ही नहीं। T4 में क्या जाएगा? एक और T2 में जाएगा, D5 में एक और T2 में जाएगा। ठीक है, तो D5 में क्या होगा? CFSC क्या होगी तुम लोगों की? 0 आएगी। क्लियर है? निकाल सकते हो? बताओ, कोई सी बच्चों Yes, को ma'am. प्रॉब्लम है तो मुझे Yes, प्लीज ma'am. बताओ। अगर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल के केस में CFSC निकाल के आ गई है, तो टेट्राहेड्रल में तो आ ही जाएगी। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है ना, जब तुम क्वेश्चन करते हो तो ज्यादातर तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वाले सवाल मिलते हैं, और कई बार बीच में वो कभी कभी घुमाने के लिए टेट्राहेड्रल वाले भी डालेगा। तो प्लीज आंख बंद करके क्वेश्चन मत करना, चेक कर लेना कि कहीं टेट्राहेड्रल तो नहीं है कॉम्प्लेक्स। कई बार क्या होता है ना, हमें जो चैप्टर आसान लगते हैं, जो क्वेश्चन हम बना पाते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो मैं कर लूंगी, ये तो मैं कर लूंगी। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में तुम्हें अवेयर रखना है खुद को। ठीक है, अवेयर रहना है, सो दैट गलती से भी गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि यही यही ऐसे चैप्टर हैं, DNF फ्लोक हो गया तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, यही तुम्हारे नंबर बनाएगा जेई में, बनवाएगा। इन तीनों चैप्टर से 6 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। 5 लगा लो, चलो लोअर साइड पे चल लेते हैं। 5 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इन तीनों चैप्टर से। सोचो 5 बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। चलिए आइए, जैसे देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पढ़ना है एक बार इसको।
आपको CFSC बतानी है। सबसे पहले तो आप ये चेक करो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, 6 ऑक्टाहेड्रल वाला है ना। और यहाँ पे आयरन +2 में पहले तो कंफर्म करो वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। Weak field. वीक फील्ड लिगेंड। तो D6 में कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा ये, -1.6 + 1.2, कितना आएगा ये, 0.4। Yes, ma'am. ये कैसे करोगे, D8 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ रहा है, ये कितना होगा, -0.6 इंटू 4 + 0.4 इंटू 4, तो -2.4 + 1.6। भाई आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -0.8 कैरेट। 16 8 24 होता है ना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है। साहिल आज क्या बात, इतने दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे? मैम वो रिकॉर्डिंग लगा रहा था मैं फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा था ट्यूशन करके। अच्छा, अब ये हो गया इशू रिजोल्व? यस मैम, अब टाइमिंग चेंज होगी ना तो फिर अब लगा सकता हूँ इजीली। सही है, वेरी गुड बेटा। चलो मैं हो जाएगा। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आप डालिए हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं बेटा जो स्प्लिटिंग एनर्जी को अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मैम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी फर्क डालेगी क्या स्प्लिटिंग पे? आंसर इज यस। अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लिगेंड सेम है, मेटल भी सेम है, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करेगी ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कोबाल्ट +2 में है और यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, तो अगर तुम स्प्लिटिंग एनर्जी देखोगे तो इसकी कितनी आ रही है, 20,000, इसकी आ रही है 9,000 के आसपास, दिख रहा है? क्योंकि मेरा Yes, ma'am. बेटा इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट +2 से +3 में जाओगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, है ना, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लिगेंड को अपनी तरफ खींचने की ताकत बढ़ेगी, तो स्प्लिटिंग भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो इसीलिए तुम्हें वैल्यू नहीं याद रखनी, तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और आपका सेंट्रल मेटल सेम है, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बता सकते हो कि किसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। ठीक है, किसका स्प्लिटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट बताइए सारे बच्चे। Yes, ma'am. तो आप लोग प्लीज अच्छे से जैसा इसमें लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यूं का यूं आपको नोट डाउन करना है। और मुझे थम्स अप करते जाना, लिख लिया है तो ठीक है। दूसरी Yes, बेटा ma'am. दूसरा पॉइंट आता है, क्या एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर मान लो तुम्हारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स है निकल का, एक तुम्हारे पास पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है और एक तुम्हारे पास प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, देखो एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि निकल आपका 3D सीरीज का मेंबर है, ये आपका 4D सीरीज का है, ये आपका 5D सीरीज का है। तो 5D सीरीज आपको का। पता है जैसे ही 3D से 4D से 5D पे जाओगे Z इफेक्टिव वहां पे बढ़ने वाला है, Yes, ma'am. या यू Yes, कैन ma'am. ऑल्सो से, और कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो मेरा बेटा क्या, कि मैम 3D ऐसा है हमारा, 4D ज्यादा डिफ्यूज्ड है और 5D इन्वायरमेंट में ज्यादा डिफ्यूज है। तो अगर मान लो लिगेंड मेरा लेट से यहाँ पे है, तो किसको कहाँ पे वो जल्दी अप्रोच कर पा रहा है, यहाँ पे। तो जो 5D वाले मेंबर होंगे मेरा बेटा, वहां पे लिगेंड जो है बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाएगा। तो जो स्प्लिटिंग का ऑर्डर होगा वो क्या होगा मेरा बेटा,
सी का ज्यादा होगा, फिर बी का होगा और फिर ए का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे Yes, ma'am. जैसे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, स्प्लिटिंग भी यहाँ होगी, बढ़ेगा। सेम आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे भी लगा सकते हो। अगर मान लो आपका लेट से ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, और एक ये है, ठीक है, तो किसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी? ओस्मियम वाले की ज्यादा होगी। ठीक है जी, Yes, ma'am. बिकॉज आयरन 3D का है, रुथेनियम आपका 4D सीरीज का, और ओस्मियम 5D का है। ठीक है, सो तो नहीं गए नंदनी, आदित्य, Yes, ma'am. आ गया। कपल, निशिता, आर्यांश, Yes, जतिन, ma'am. विशाल, छवि। No, ma'am. ठीक है, तो बस आपको ये वाली एक चीज ध्यान रखनी थी। 2 हो गए फैक्टर। तीसरा Yes, ma'am. फैक्टर, Yes, ma'am. तीसरा फैक्टर, इसको आप तीसरा बना लो। लिगेंड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो तुम्हारा सेंट्रल मेटल सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, बट लिगेंड अलग अलग है, तो वहां पे तुम्हारी जो स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करेगी, वो किस पे करेगी? लिगेंड की स्ट्रेंथ पे करेगी। मतलब अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ज्यादा है, तो मतलब स्प्लिटिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। वैसे भी तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, वीक फील्ड लिगेंड कंपैरेटिवली कम स्प्लिटिंग करता है। तो कम अगर करता ए है। ये है, बी ये है, सी ये है, तो स्प्लिटिंग का ऑर्डर क्या आ जाएगा मेरा बेटा? ABC आ जाएगा। ABC। किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो पूछ लेना अभी फिर, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आज नहीं दूंगी बेटा, क्वेश्चन आपको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी, है ना। अभी आप जो पेंडिंग है ना वो आप कर लीजिए। जो आपके पेंडिंग बचे हैं सवाल, उनको आप लगा लीजिए। इनसे रिलेटेड सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। हो गया, तो पहला ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा आपको चेक करना है 5D सीरीज का तो नहीं है मेंबर, कोई है तो उसको लगा दो सबसे पहले। फिर आप नेचर ऑफ लिगेंड चेक कर सकते हो। देखो जैसे ये इस वाला सवाल आता है, इधर देखना एक बार। अभी मैं तुम्हें 2025 के भी सवाल करवाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, पहले एक बार मैं सारी चीजें समझा दूं आपको। देखो बोला है कि कोबाल्ट की कौन, मतलब कोबाल्ट +2 वाले कॉम्प्लेक्स में सबसे कम स्प्लिटिंग कहाँ होगी, तो बस आपको यही चेक करना है। तो आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा मैम? साइनाइड, फिर इथाइलिन डायमीन, Yes, ma'am. फिर अमोनिया और फिर क्लोरीन। बेटा ये तो मालूम होने चाहिए, तो इम्पोर्टेंट Yes, है। ma'am. और अगर मैं वाटर को भी डाल दूं, क्योंकि वाटर भी कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखना अमोनिया के बाद आता है पानी। तो सबसे कम स्प्लिटिंग किसमें होगी? इसमें होगी। A वाले में। कर पा रहे हो? मतलब अप्रोच Yes, ma'am. आई होप हो पा रहा है। Yes, ma'am. उसके बाद है बेटा नेक्स्ट फैक्टर है हमारा, आई गेस ये 4th है और ये 5th है, कर लेना इसको चेंज। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। क्या मैम कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी डिपेंड करेगी? हाँ, अभी तो बताया। अगर आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हो तो उसमें स्प्लिटिंग कम होती है ऑक्टाहेड्रल से। यानी कि मान लो लेट से तुम्हारे पास एक ये है, एक तुम्हारे पास ये है, देखना, तो स्प्लिटिंग ज्यादा Yes, किसमें ma'am. होगी? इसमें होगी। और इससे भी Yes, ज्यादा ma'am. बेटा ऑक्टाहेड्रल से भी ज्यादा किसमें होती है स्प्लिटिंग? स्क्वायर प्लेनर में। वो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी तुम्हें, आज का टॉपिक भी है वो। ठीक है, आज के टॉपिक ऑब्जेक्टिव में भी है वो। अगर सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग की बात करूंगी, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। मैम कैसे होती है भी बताऊंगी। फिर होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल में, और सबसे कम होती है मेरा बेटा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, काम आएगा, बाकी मैं अभी समझा दूं। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा बेटा वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। क्या? कौन सी लाइट की वेवलेंथ? हाँ मैम, क्योंकि बेटा जो आपकी स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है? hc/λ। याद करो जैसे तुम पढ़ते थे E = hc/λ, ये भी तो एनर्जी है। तो यानी कि स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी
जो वेवलेंथ की लाइट उसने एब्सॉर्ब कर रही है। मतलब जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उतनी ही कम क्या होगी मेरा बेटा, वेवलेंथ होगी। यानी कि कहने का क्या तात्पर्य है मेरा, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी हैविंग लो वैल्यू ऑफ लैम्डा एब्सॉर्ब एज कंपेयर टू WFL। बोलो, एक एक पॉइंट बहुत काम में आने वाला है तुम लोगों का जब तुम जेई एडवांस के जेई के सवाल करो। बात जमी? आस्क योर यस मैम। डाउट इफ यू हैव डाउट, Yes. क्योंकि फिर मैं इसके बाद आगे चलूंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर हम स्क्वायर प्लानर पे चलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा था बेटा 2023 या 2024 में पूछा था। क्वेश्चन को देखो, आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया है और उसके करस्पॉन्डिंग उसने कौन से बेसिकली जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की है उस लाइट की, वो आपको वेवलेंथ मेंशन दे रखी है, आपको मैच करना है। तो अगर किसी बच्चे को जो मैंने समझाया है वो समझ में आया है तो वो कर सकता है ये सवाल। कैसे अप्रोच करें नितांत, कैसे अप्रोच करें बेटा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन की मतलब सबसे कम वेवलेंथ। वेरी गुड। तो अगर मैं मेरा बेटा SFL की बात करूं तो सबसे पहले, या मैं स्प्लिटिंग की बात करूं डायरेक्ट, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये बैठा, मतलब C वाले की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर हमें पता है अमोनिया ज्यादा बेटर लिगेंड होता है, तो यानी कि B आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 5 अमोनिया 1 Cl, यहाँ पे 4 अमोनिया, और वैसे भी तो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में तो स्प्लिटिंग वैसे भी कम होगी सबसे। ठीक है, तो यानी कि जो वेवलेंथ का ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि जो डी वाला है सबसे ज्यादा वेवलेंथ उसकी होगी, यानी कि 600 वाले भैया जी को ढूंढो। फिर ए वाले को ढूंढो, यानी कि 535, ए का थर्ड, ए का थर्ड, अरे दोनों में है। फिर बी वाले का ढूंढो 475, बी का सेकंड, और सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्या कहते हो, यस Yes, मैम। ma'am. ऐसे ही करना पड़ेगा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आसान है, डुएबल है, बताओ इसमें कोई डाउट है तो। ऐसे ही सवाल आते हैं। आप लोगों को जो मैंने वो PDF शेयर किया हुआ है ना, उसको मैं तो कहती हूँ सेव कर लो, करना है तो कर लो सेव, वरना अगर नहीं भी करते तो तुम्हारे रिसोर्स शीट में वैसे भी सारे PYQs अवेलेबल हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छा है, मतलब इवन मुझे भी बड़ा पसंद आया। सच बताऊं तो वहां पे एक जगह पे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 से 24 के अलग है, 25 के अलग है। तो 25 के तो मैं तुम्हें क्लास में ही करवा देती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा ईयर के करा देती हूँ। बाकी तुम्हें जो टारगेट देती हूँ मैं वो देती हूँ 2024 और 23। तो बैठ के ना रगड़ डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इनऑर्गेनिक में से बेटा काफी सारे क्वेश्चन बेटा रिपीट होते हैं तुम्हारे, समझ रहे हो। नए क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं पुराने क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन जो नए भी आएंगे ना वो भी कैसे आएंगे, जो पुराने आ चुके हैं ना कॉन्सेप्ट उसी को ही रिपीट करके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यस PYQ मैम। से ना हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। कभी भी तुम नोटिस करना, मुझे उसका तो नहीं पता केमिस्ट्री, उसका फिजिक्स और मैथ्स का, बट हाँ केमिस्ट्री में कभी नोटिस करना, जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो 23 के 24 के 22 के, तो काफी सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम लग रहे होते हैं। तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। अगर तुमने क्वेश्चन लगाते हो तो ऐसा पक्का लगा होगा तुम, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन ही डिफरेंट पूछे गए हैं अभी तक पेपर, होता है ना सिमिलैरिटी। यस मैम। Yes, ma'am. बड़े कम बच्चे Yes, बोले यार, ma'am. बड़े कम बच्चे बोले, Yes, ma'am. हाथों ने तो उठा के नहीं देखा लगता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए।
आराम से देखो, मुश्किल नहीं है, आराम से फोकस होके पढ़ो क्या दिया हुआ, और आंसर कोई ऐसे नहीं बताएगा चैट में चाटा लगाऊंगी वर्चुअली वाला, आप मेरे को हैंड रेस करके बताएंगे। शाबाश विशाल, वेरी गुड अनुज अंजलि, ईशा नितांत बहुत बढ़िया, स्नेहा बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। और यार ऐसे मत करो, इस बैच से भी रिजल्ट निकालना अपने को, पता है आपको, सारे बैच इक्वली इम्पोर्टेंट है, ऐसे मत करो तुम, हवाबाजी में मत आओ तुम लोग, पढ़ लो ध्यान से। 5 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं बस, क्या मैं सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाती हूँ? आदित्य जी, लक्ष्य, पलक, साहिल, वैभवी, वंश, कहाँ हो तुम लोग? स्नेहा आप बताओ। स्नेहा, स्नेहा, ईशा, मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, ये आपका Yes, ma'am. हॉबी सीरीज Yes, का ma'am. है, और सेकंड वाले को आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वेरी गुड बेटा। चले आगे, चलो अब Yes, ma'am. हेडिंग डालो, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, लेकिन कभी कोई नोट डाउन नहीं करेगा, पहले हेडिंग डालो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डाल लो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एक बार सवाल आया हुआ था, वो एनर्जी ऑर्डर पूछ लेता है बेटा, तो आपको वो पता होना चाहिए, इसलिए पढ़ा रही हूँ बस मैं। अब एक बार ना इसको, इस पे आने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, क्या आप सबको ये दिख रहा है जो ये बना हुआ है? Yes, ma'am. चलिए मैम ये है क्या, पहले तो ये बताओ। देखो कोई बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट दूंगी नोट डाउन करने के लिए, पहले आप देख लीजिए वो क्या है। बेटा अगर मैं सबसे पहले वाला केस देखूं, केस फर्स्ट, ये कैसी स्प्लिटिंग है, ऑक्टाहेड्रल वाली है। यहाँ पे चेक करिए कि जो ये कॉम्प्लेक्स है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो यहाँ पे T2G की एनर्जी कम दिखाई दे रही है और EG की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, बोलो हाँ के ना। अब मैं क्या करती Yes, हूँ ma'am. मेरा बेटा, जो मेरे Z एक्सिस पे लिगेंड है, इधर देखो, जो मेरे Z एक्सिस पे लिगेंड है, अब मैं क्या करती हूँ उनको थोड़ा सा दूर लेके जा रही हूँ मेटल से, पहले ऐसे थे मेटल से, अब मैं उनको थोड़ा दूर लेके जा रही हूँ, देख रहे हो दूर लेके जा रहे हो, तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये कैसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, इलोंगेशन की, खींच दी है ना मैंने, खींच दिया मैंने, देखो दिख रहा है आप लोगों को, मतलब कहने का मतलब है लिगेंड Yes, को ma'am. दूर लेके जा रही है, ये बात है, क्योंकि मुझे क्या करना है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर पे पहुंचना है। अब तुमने इसको इतना ज्यादा खींच दिया कि भाई साहब Z एक्सिस से लिगेंड को ही हटा दिया तुम लोगों ने, तो ये कैसा केस बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया। बोलो बेटा, रिज्वाइन कर लो जिसको नहीं दिख रही है स्क्रीन। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, 4 लिगेंड होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो मेरा बेटा ध्यान से सोच के मुझे बताना कि पहले तो क्या था, मेरे जो EG वाले और ऑर्बिटल थे वो ज्यादा रिपल्शन फेस कर रहे थे, तो उनकी एनर्जी ज्यादा, इनकी कम थी। एक बार बताओ, जब मैं Z एक्सिस पे जो लिगेंड है उनको मेटल से मैं दूर लेके जा रही हूँ, तो मतलब जो अब Z एक्सिस पे जो लिगेंड है वो रिपल्शन इतनी फेस नहीं करेंगे जितनी पहले कर रहे थे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में। तो अगर मेरे को बोलना हो dx स्क्वायर डैश dz स्क्वायर में से किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर की, यस और नो, और dz स्क्वायर की क्या आ जाएगी, थोड़ी कम आ जाएगी, क्योंकि अब जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो अलोंग द y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि z वालों को तो मैंने क्या कर दिया, जो z एक्सिस पे थे दूर करके दे दिया उनको, तो दूर कर रही हूँ, Yes, दूर ma'am. कर रही हूँ तो रिपल्शन नहीं होगी फिर इतनी ज्यादा। और अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो इनमें से जो Z वाले हैं वो नीचे आ जाएंगे और XY वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी। कैन यू सी दैट, कैन यू ऑब्जर्व?
तो Yes, ये ma'am. आता है स्प्लिटिंग का डायग्राम। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तुमने क्या करा बेटा, जेड एक्सिस पे जो लिगेंड है उनको तो फेंक ही दिया, मतलब रिमूव ही कर दिया। तो जब तुम ऑक्टाहेड्रल में से जेड एक्सिस पे लगे हुए लिगेंड को रिमूव कर देते हो तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बन जाता है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स। मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ कि स्क्वायर प्लेनर कैसे बना होगा। यानी कि स्क्वायर प्लेनर में बेसिकली आपने 4 लिगेंड यूज किए हैं, ठीक है। अब होगा Yes, क्या ma'am. मेरा बेटा, होगा क्या, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। अब बेटा जेड वाले लिगेंड तो हट ही गए, मतलब जेड वाले तो अब बिल्कुल भी रिपल्शन फेस नहीं कर रहे, तो अब उनकी एनर्जी देखो कितनी नीचे चली गई, इतनी नीचे चली गई कि उससे ऊपर डीएक्सवाई वाले आ गए मेरा बेटा। ध्यान से नजर दौड़ाओ और देखो डीएक्सवाई वाला भैया ऊपर चला गया और ये वाले जो हैं इनकी एनर्जी और कम हो गई। क्या कहते हो? Yes, ma'am. फिर समझो क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में इन तीनों को सेम रिपल्शन मिल रही थी। इलोंगेशन में तुमने जेड एक्सिस वालों को क्या करा, थोड़ा दूर ले गया, तो मतलब रिपल्शन कम फेस करेंगे तो इनकी एनर्जी घट गई। क्लियर प्लानर में तुम बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो इनकी एनर्जी देखो तभी और घट गई। देखो कंपेयर करो। तो ये आपका क्या है मेरा बेटा, ये आपकी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ये देखो, और ये स्प्लिटिंग बेटा ऑक्टाहेड्रल से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 1.3 टाइम्स होती है डेल। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं बनाना, आपको ये वाला बनाना है, आपको ये वाला बनाना है। तो सारे बच्चे ये वाला बनाएंगे और एनर्जी का ऑर्डर आप प्लीज लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर की, फिर dx y की, फिर z स्क्वायर की, और फिर dy z। बस यही आएगा पेपर में और कुछ भी नहीं पूछेंगे तुमसे। तुम्हें याद है मैंने कहा था स्ट्रोंगफील्ड लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, याद करो, याद करो। D8 में मैंने बताया था SFL है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो एक बार देखना, अगर उसको भरोगे तो ऐसे ही भरोगे। तो जो ये खाली और वाइटल है यही तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट भी करती है। मैंने तुम्हें पहले दिन बताया भी था कि DsP2 में dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर वाली पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए ये बना लो, तुमसे एनर्जी का ऑर्डर पूछेंगे तो बता देना, बस इतना ही तुम्हें इसमें ध्यान रखना है। बेटा कोई क्लास मत छोड़ के जाओ, पढ़ लो पढ़ लो। ये चैप्टर बेटा क्या करूं, है ही बड़े। अब तुम देखो पूरी केमिस्ट्री में अगर मैं 12वीं की केमिस्ट्री की बात करूं 10 से 11 चैप्टर है ना। सिर्फ एक डीएनएफ ब्लॉक छोटा था थोड़ा और पी ब्लॉक छोटा था, बाकी बेटा सारे बड़े चैप्टर हैं सारे। अब एक मुझे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कराना है, हालांकि वो 12th में चैप्टर के नेम से नहीं है, बट उसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो काम आएंगे, तो वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। फिर हेलो एल्केन तुम्हारा चलेगा 10 दिन, अल्कोहल फिनोल 8 दिन चलेगा, एल्डिहाइड कीटोन 12 दिन चलेगा। तो ऐसे ऐसे हैं बड़े चैप्टर। फिर बायोमोलिक्यूल छोटा है 5 दिन चलेगा, अमीन्स तुम्हारा 3 या 4 दिन चलेगा। तो मतलब अब जो आने वाला टाइम है ना उसमें जो ऑर्गेनिक के जो 3 चैप्टर है ना बेटा बड़े बड़े ही हैं। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम कब होएगा खत्म, मैम कब होएगा खत्म। तो ठंड रखना, अगर जब चैप्टर शुरू हो जाता है तो खत्म भी हो जाएगा वो। छुट्टियां भी आ जाती हैं बीच में, अब तभी भी थोड़ा चीजें जो है पीछे की तरफ खींच जाती है। तो प्लीज क्लासेस लगाओ बेटा। अब तुम सिर्फ 4-5 क्लासेस ध्यान से सुनोगे, पता चला क्वेश्चन आ गया अगली 4 में से, फिर क्या करोगे, है ना। चलिए कर लिया इतना सबने, यस मैम। यस मैम। हेडिंग डालो जोन टेलर डिस्टोर्शन और टेट्रागोनल डिस्टोर्शन। मैम ये क्या है, देखो जब परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन आ जाता है, डिस्टोर्शन मतलब ज्योमेट्री बिगड़ जाती है, तब हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टोर्शन। अभी मैम जोन टेलर क्या है, जोन बंदा है ठीक है जिसने ये बेसिकली ये चीजें बताई थी, तभी उसके नाम पे रख दिया है जोन टेलर डिस्टोर्शन।
अब ये कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, फटाफट से पॉइंट नोट कर लो बेटा, एक बार ये पॉइंट नोट कर लो फिर मैं बताती हूँ। ओके तो इसके अकॉर्डिंग क्या था बेटा, जॉन टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, ध्यान से सुनना मेरा बेटा। डिस्टोर्शन कहाँ पे आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो अनसिमेट्रिकल होगा। मतलब मैम समझे नहीं, देखो अगर मैं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री की बात करूं तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में तो T2G की एनर्जी नीचे आती है 3 T2G की और 2 EG के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे तो सारे लिगेंड जो है वो इक्वली रिपेल करेंगे T2G को और इक्वली रिपेल करेंगे EG वाले ऑर्बिटल को, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसमें तो डिस्टोर्शन आएगी नहीं बेटा। माइक म्यूट करो, अरे माइक म्यूट करो, रिमूव करूं क्या? आइए तो चिट्टा अरमान माइक अब अनम्यूट ना करियो बेटा, ठीक है। मतलब जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी वहां पे तो रिपल्शन मतलब वहां पे डिस्टोर्शन नहीं होगी। लेकिन एक बात बताओ बेटा, मैंने यहाँ पे ना अभी एक केस लिखा था, देखना एक बार। एक मेरे पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल वाला केस है, देखो एक बार है या नहीं? हाँ मैम है। और एक केस है मेरा जहां पे मैं क्या कर रही हूँ, जो जेड एक्सिस पे लिगेंड है उनको मैं खींच दे रही हूँ। ये वाला केस क्या हो जाएगा, इलोंगेशन। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? मैम अरमान। मैम अरमान का। ठीक है, तो ये इलोंगेशन वाला केस हो जाएगा। एक और भी तो केस हो सकता है ना, जब मैं ये जो एक्स एक्सिस पे लिगेंड अभी मैं दूर लेके जा रही हूँ, अगर मैं पास ले आऊं तो ये वाला कैसा केस बन जाएगा, कंप्रेशन। बोलो। Yes, ma'am. मेरे 3 केस बन सकते हैं, देखो 3 केस बन सकते हैं। एक तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, एक जब मैं जो लिगेंड जेड एक्सिस पे उनको ले जाऊं मैं दूर, और इलोंगेशन वाला केस जब पास ले आऊंगी कंप्रेशन। तो इन दोनों में क्या होगा मेरा बेटा, डिस्टोर्शन होगा। डिस्टोर्शन होगा। आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सा इलोंगेशन होगा कौन सा कंप्रेशन, वो सिर्फ ये पूछेगा कि कौन से वाले केस में बेसिकली कब जो है तुम्हारा जीटीडी होगा, कब तुम्हारा जेटीडी नहीं होगा। तो यहाँ पे उन्होंने सेकंड पॉइंट ये बोला बेटा, अगर तुम्हारे, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे डी इलेक्ट्रॉन, जो डी में इलेक्ट्रॉन आएंगे T2G और EG में, अगर वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है तो वो रिपेल करेंगे सारे के सारे 6 लिगेंड को इक्वली, और उनका कंप्लीटली परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर तुम्हारे, मान लो ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे डी इलेक्ट्रॉन असिमेट्रिकल अरेंज हैं, कैसे मैम समझ नहीं आया, भी मैं बना के दिखाती हूँ। तो अगर मान लो असिमेट्रिकल अरेंज है, कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे कम है, तो दे विल रिपेल सम लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स मोर देन द अदर, और वहां पे डिस्टोर्शन आ जाएगी। कैसे बता रही हूँ, इधर आना एक बार, इधर आओ। जैसे मैं बात करूं लेट से D3 की, D3 में कैसे फीलिंग होती है बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल में ऐसे होती है T2G में। यस मैम। आपको क्या देखना, अलग अलग देखना, T2G में देखो EG में देखो। T2G में कैसे है, 3 इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ D4 वीक फील्ड लिगेंड, तो कैसे करोगे, 1 2 3 4, बोलो। Yes, ma'am. यहाँ पे T2G तो मैम सिमेट्रिकल है लेकिन EG नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि दोनों डीजेनरेट है, तो वो सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है, एसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जेटीडी होगा। अगर मान लो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो
ध्यान से देख लो, 1 2 3 4 T2G। अब ये कैसा है, सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल? मैम एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल तो यहाँ पे जेटीडी होगा। शो होगी। तुम लोग मुझे बताओ, D5 वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सारे बच्चे देख के बताओ। D7 में बताओ मुझे, D9 में बताओ और D10 में बताओ। यहाँ पे जेटीडी होंगी क्या नहीं होंगी, जल्दी से ड्रॉ करके देखो। D5 वीक फील्ड लिगेंड में बताओ। मैम नहीं होगी। नहीं होगी। मेरे को हाथ खड़े करो, कितने बच्चे बोलते नहीं होगी। ओके, वेरी गुड, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है और EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिमेट्रिकल होगा, जेटीडी नहीं होगी। T5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हो जाएगी। हाँ मैम, यस हो मैम। जाएगी। यस मैम हो Yes, जाएगी। ma'am. D7 में हो जाएगी। Yes, ma'am. हो जाएगी, Yes, ma'am. क्योंकि इसमें EG में जो इलेक्ट्रॉन होगा दैट विल नॉट सिमेट्रिकल फील्ड, इसमें भी हो जाएगी। D8 में होगी क्या? नो मैम। नहीं होगा, क्योंकि T2G भी सिमेट्रिकल फील्ड है, 6 के 6 भरे हुए हैं और ये भी, तो यानी कि नहीं होगी। D10 में होगा क्या? नहीं होगा। Yes. D9 में होगा? 1 Yes, 2 ma'am. 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी एसिमेट्रिकल है, जेटीडी होगा। और बेटा होगी। सबसे ज्यादा एक बात बताओ, जो लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सबसे ज्यादा कौन सी वाली डी ऑर्बिटल को अप्रोच कर रहा था ढंग से? dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर। यानी कि जब जब तुम्हारा असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन EG में होगा, वो वाले ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन दिखाएंगे एज कंपेयर टू जब तुम्हारा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा T2G में। सोच के बताओ ये बात सही है कि नहीं है? क्योंकि EG वाले जो ऑर्बिटल है उनको लिगेंड डायरेक्टली कोइंसाइड कर रहा था, मतलब वो वाले ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, यस और नो? तो अगर EG Yes, में ma'am. ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपका एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे डिस्टोर्शन जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो आपको लगता है ना, इधर आओ, यहाँ पे है क्या जगह, यहाँ पे बताती हूँ। जो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है, ये ऐसा नहीं होता, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता मेरा बेटा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, इसमें डिस्टोर्शन होता है, जेटीडी, क्योंकि ये D9 है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. तो ध्यान रखिएगा इसका। अभी तक जितना कराया है प्लीज पूछिए, वरना मैं क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा अभी 15 मिनट। दोज हु हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल गो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो 2025 में सवाल आए थे आज की क्लास से रिलेटेड, वो हमें सॉल्व करने। चलो करोगे फिर सोल्व, कुछ नहीं है तो चलिए आइए। अब ये तुम ही सॉल्व करो बेटा, मैं ना सच बता रही हूँ, जो ये परेशान कर रहा है ना, जो माइक अनम्यूट करो, मैं सच बता रही हूँ ब्लॉक मारूंगी परमानेंट और फिर वापस भी नहीं आ पाओगे, किसी भी आईडी से नहीं आ पाओगे। तो 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है मेरा बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ही करो, पहला क्वेश्चन करो, 2025 का ही है। आपको कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बतानी है बेस्ड ऑन डेलो वैल्यू। आप सबकी निकालो डेलो वैल्यू। कैसे करोगे इस क्वेश्चन का अप्रोच, क्या होगा तुम लोगों का?
सबकी डेल ओ वैल्यू निकाल के देखो मेरा बेटा। मैं नहीं निकालूंगी, तुम ही निकालोगे। आप लोगों को अगर ये नहीं पता होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है तो गया सवाल बेटा। मैम फर्स्ट वाले की -1.6 आ रही है एंड सेकंड वाले की -1.8 और थर्ड की -2.4। एक मिनट रुक जाओ, -1.8 थर्ड वाले की, मैम थर्ड वाले की -2.4। और इसकी फोर्थ वाले की मैं फोर्थ से निकाल रहा था। -2.0। निकाल लो। बिल्कुल सही बोला है साहिल ने। फोर्थ वाले की आ रही होगी -2.0। यस मैम। सबकी यही आई है। तो आपको डेलो वैल्यू बतानी है। आप इसको मैथ्स की तरह मत करना कि मैम जो सबसे ज्यादा नेगेटिव में होगा वो छोटा होगा, नहीं, आपको मैग्नीट्यूड वाइज जाना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी मतलब वो ये बताना चाह रहा है उतना एनर्जी डिक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स आपका है? थर्ड वाला, यानी कि ये वाला। तो थर्ड ये रहा, फिर आपका फोर्थ है, फिर आपका सेकंड और फिर फर्स्ट। तो आपको ये किसके बेसिस पे बताना था, वो वहां पे थोड़ा सा हिंट भी दे देता है आपको किस बेसिस पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि मैम एक बात बताओ, यहाँ पे तो स्प्लिटिंग Fe+2 है, यहाँ पे Fe+3 है, तो Fe+3 में स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। गेटिंग माय पॉइंट? बट उसने क्या पूछा है, ध्यान से देखो, उसने थोड़ा हिंट भी दिया है कि आपको जो ये क्वेश्चन बताना है वो किस बेसिस पे बताना है, डेलो वैल्यू पे बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का बताना है ऑर्डर बेस्ड ऑन डेलो वैल्यू, तो ये आपको निकालनी भी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 2025 में ही था। आपको कॉम्प्लेक्स का क्या बताना है? ओके, इन टर्म्स ऑफ देयर CFSC बताना है मेरा बेटा। सोचो, तुम सोचना कौन सा फैक्टर लगाओगे और कैसे, क्योंकि यहीं पे ही बच्चे फंसते हैं बहुत ज्यादा। ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई कीजिए। विशाल लग रहा है क्या कुछ? ध्रुव, नंदनी, देवांशी, बब्बल, क्या लग रहा है बेटा? फेस करो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। क्वेश्चन तो आएंगे, थ्योरी से थोड़ी ना काम चलेगा बेटा। क्या लग रहा है बेटा? ऑप्शन एलिमिनेट करके चलूं क्या? सी ऑप्शन। एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो सबसे कम नहीं होगी स्प्लिटिंग? ऑप्शन डी आ रहा है। तो ये तो हो ही नहीं सकते ना, या तो ए होगा या डी होगा। अब यहाँ पे भी हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो। यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, रुको मैं बना देती हूँ। यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में है और यहाँ पे कोबाल्ट +2 में है, तो +2 वाले की कम होगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा।
अब इन दोनों को कैसे करोगे मैम? दोनों में कोबाल्ट +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो CFSC तो दोनों की सेम आएगी। लेकिन 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 आपकी स्पेसिस को पता होगी फिर मैम ये SFL है, EN ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया से, तो यहाँ पे जो है थोड़ी जो स्टेबलाइजेशन है, स्टेबिलिटी है, वो यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा बेटा? करेक्ट। समझे? तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। समझ रहे हो? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आराम से तुम लोग खाना वाना खाया करो 9:30 तक, 9:45 तक, और 1 घंटा तुम आराम से पढ़ सकते हो रात को, जो आपको टाइम मिल रहा है आराम से, या तो रिवीजन कर लिया ना पड़ी है ना, मतलब क्या अलग क्या हुआ? करो भाई इसको सॉल्व करो। आर्यांश क्या लग रहा है बेटा? फोर्थ लग रहा है। स्टेटमेंट 2 कैसे सही है बेटा? अच्छा ओके, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट लग रही है आपको। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो हाई स्पिन बनता है, पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो ठीक है ना बेटा? गलत कैसी हुई है? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने क्लास के स्टार्टिंग में। फिर वो कह रहे हैं जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी डेल्टा टी से तो वो तो हाई स्पिन ही बनाते, तो वही तो लिख रहा है ये। लो स्पिन आर रेयरली फॉर्म, मतलब नहीं बनेंगे, तो ये भी क्या है? ट्रू है। सिर्फ उसने ना कंफ्यूज करने के लिए बोल दी आर रेयरली फॉर्म, ठीक है, बट इसका मतलब यही है कि वो नहीं बनाएंगे लो स्पिन। तो इसका मतलब मेरा बेटा दोनों ही स्टेटमेंट क्या थी? ट्रू। ट्रू। अरे अभी भी ए ऑप्शन बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ दोनों सही है। चलो एक और क्वेश्चन करो। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताना है तुम्हें बेटा। डायमैग्नेटिक बेटा। अनुज क्या लग रहा है? मैम ऑप्शन नंबर 4। ओके। निशिता? मैम ऑप्शन 3। बेटा ए कैसे आएगा? एक बात बताना, जब D4 होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हो तुम लोग? हाइब्रिडाइजेशन, डायमैग्नेटिक, ये सब तुम उसके बेसिस पे बताओ, क्या नाम है, VBT के, वैसे उसके बेसिस पे बता सकते हो T2G कैसे भरोगे? T2G में 1 2 3 4 तो 2 तो रह जाएंगे ना, तो ये तो क्या हुआ? पैरामैग्नेटिक होगा। ये आपका D6 है, सारे के सारे पेयर हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। ये भी D6 है, डायमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये मैंने याद है तुम्हें कल लिखवाया था, अगर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है और उसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स है, याद करो, ये आपका यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती है, मैंने कल लिखवाया था ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या आएगा? बी और सी। वैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी चल सकते थे अगर आपको नहीं भी पता था, क्योंकि बी और सी में तो तुम्हें 200% पता होना चाहिए कि ये डायमैग्नेटिक होगा, मैंने 10 बार बता दिया। तो कोबाल्ट +3 के साथ अमोनिया,
नाइट्रोजन डोनर और ऑक्सीजन डोनर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, याद रखो इस चीज को। ये करो लास्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा क्वेश्चन देखो, वो भी था अभी 2023 वाला अपन ने किया था, उसके अंदर बस वैल्यूज दे दी थी, इसमें तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर लिखना है। चलो 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 करो करो, शाबाश। कोई मुझे बताएगा अप्रोच कैसे करूं इसको? अक्षित, विपन, रिद्धिमा, आर्यांश, नितांत, कैसे करूं अप्रोच? छवि, वंश, स्ट्रॉन्ग फील्ड। वेरी गुड। हाँ, उससे क्या होगा? स्प्लिटिंग का जो ऑर्डर होगा वेवलेंथ का उससे पुट्ठा होगा, उल्टा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग सी में होने वाली है, फिर बी में होने वाली है, फिर ए में क्योंकि यहाँ वोटर है, यहाँ पे सीएल है, फिर डी में होगी। और यही इससे उल्टा ऑर्डर क्या होगा? लैम्डा का होगा जो ऑब्जॉर्व किया है। मैम इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कर सकते हैं? वैसे ही तो करोगे, उसी से ही तो किया मेरा बेटा। तुमने सबसे पहले, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए साहिल कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एब्जॉर्ब वेवलेंथ के, है ना। मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी स्प्लिटिंग एनर्जी, उसने कम वेवलेंथ वाली एनर्जी जो है लाइट एब्जॉर्ब की होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तुम्हें पता है स्प्लिटिंग ज्यादा किस में होगी? सब में देखो कोबाल्ट +3 में, तो यानी कि लिगेंड के बेसिस पे तुम जज कर पाओगे। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसमें होगी। फिर यहाँ पे 6 अमोनिया है, यहाँ पे 5 है, 1 Cl है, 5 और 1 वाटर है। तो अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देन वाटर एंड क्लोरीन। गेटिंग माय पॉइंट? तो डी वाला आ गया, फिर ए वाला आ गया और फिर डी वाला आ गया। तो फिर अगर तुम्हें ये ऑर्डर पता है स्प्लिटिंग का, तो उससे अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है? ऑल राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पढ़ो। कोई डीपीपी नहीं है, जितना मैंने तुम्हें दिया हुआ है उतना ही करो। जब तुम्हें मैं थर्सडे को मिलूंगी तब मैं आप लोगों को आगे कराऊंगी। एक कलर वाला टॉपिक रहता है छोटा सा, और एक फिर हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक।